नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार उन सारों मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जो ओवैसी से जुड़े हैं। ओवैसी एक व्यक्ति ना होकर एक ऐसी दुष्ट विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर हम आपके सामने ये सारा कार्यक्रम लेकर आए हैं। उद्देश्य है कि ऐसे देशद्रोही ताकतें जो है वो बेनकाब हो, हिंदुस्तान के सामने उनकी सच्चाई पता चले और उस सच्चाई से इस देश का होने वाला संभावित जो नुकसान है वो बच सके। और इसलिए आज हम आपके सामने इसी कड़ी में, ओवैसी के नंगा नाच के कड़ी में एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि क्या ये हिंदुस्तान को फतह करने की जो बात करता है वैसे तो ये दुनिया को फतह करने की बात करता है, लेकिन जो हिंदुस्तान को फतह करने की बात करता है उसमें ये हिंदुस्तान में फोड़ो तोड़ो अर्थात डिवाइड एंड रूल, इसकी बात जब करता है तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है दलितों को अलग उच्चारित करके हिंदुओं से तोड़ने का, जिसका शिकार बाबा साहब आंबेडकर नहीं हुए, लेकिन कुछ दलित नेता वर्तमान में छोटे मोटे स्तर पर इसका शिकार होते कुछ जगह दिख भी रहे। हालांकि जिन दलित नेताओं का इसने उपयोग किया उसको बाद में फेंक देने के भी ज्यादा उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी बदलते राजनीतिक माहौल में ये मुस्लिम दलित फॉर्मूले के साथ हिंदू में तोड़ो फोड़ो राज करो की नीति अपना रहा है। और ऐसे में इसने जिस प्रकार की नीति अपना कर इस पूरे कैंपेन को, अभियान को चलाया है, उसके बहुत ही घिनौने पहलू भी है। और वो घिनौने पहलू कुछ ऐसे हैं जो पहलुओं को हम सोच नहीं सकते, जिनके बारे में हम विचार नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग में कभी आ नहीं सकता। लेकिन ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिन बातों को सुनकर हमारा आपका दिमाग तो खराब होगा ही, लेकिन हिंदुस्तानियों का दिल टूटेगा, दिमाग खराब होगा और फिर ये चाहता है वो दंगे हो गए। लेकिन हम बड़े ही सामान्य शब्दों में आपके सामने इस कार्यक्रम को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको इसकी सच्चाई पता चले और आपके सामने हम बातों को रख पाए। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में कुछ अतिथि जुड़े रहेंगे, उन सब से भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं दिल्ली विधानसभा के पूर्व के डिप्टी स्पीकर अमरीश सिंह गौतम जी से। गौतम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ दिल्ली से हैदराबाद से मुनीश सिंह जी जुड़े हैं, जो भाजपा के दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और भी कुछ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद अतिथियों के पास चलते हैं। और हमारे ये दलित नौजवान की तकरीर के बाद तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इस इलाके में जितने बड़े की दुकानें, कल से उनके सेल में इजाफा होगा। आने देखिए, आपके बीफ के ऊपर गाना बना दिए। हम बोले तो केस बुक कर देते। अब हमारा दलित भाई बोल रहा है कि हम फख्र से कह रहे हैं कि हम बड़ा खाते। खाना चाहिए, गरीब क्या खाएगा? गरीब के पास पैसे नहीं है, ना मुसलमान के पास पैसे है। कहां से बकरे का गोश्त खाएंगे दलित और मुसलमान? अगर गोश्त खाना है तो वही बड़े का खा सकते। तो अब इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि पूरे बिस्मिल्लाह होटलों का भी बिस्मिल्लाह होगा। पूरी दुकानों में जितने बड़े के दुकानें हैं इंशाअल्लाह कल से सेल में और इजाफा होगा। तो इसके लिए तमाम दुकान वालों को इनका शुक्रिया अदा करना है। और बल्कि जितने हैदराबाद सिकंदराबाद में बड़े के गोश्त की दुकानें, वो लोग एक सेमिनार करके हमारे नौजवान लीडर को बुलाइए दलित के, उसका फायदा क्या है बताएंगे वो। मैं इसका बड़े का मतलब है गाय का मांस। और जो समस्त हिंदू या समस्त मानव जाति को मानने वाला व्यक्ति जो गाय के प्रति इतना सम्मान रखता है, ये बोल रहा है उस बीफ पार्टी के बाद, जहां पर बीफ पार्टी करने का एक ऐसा अट्टहास हुआ जिसके द्वारा लोगों में एक ऐसी भावना, उद्विग्न भावना भड़काने का प्रयास किया गया। उस बीफ पार्टी को प्रमोट करते हुए अब हम केवल मुसलमान नहीं बल्कि दलित भी कैसे बीफ अर्थात गाय का मांस खाते हैं, ये इसके भाषण का अर्थ है। इसके कई पहलू पर
हम बात करेंगे। हमने 8 पहलू आज के कार्यक्रम के लिए दलित मत विभाजन को लेकर निकाले हैं, लेकिन ये मन विभाजन की भी बात करता है, आस्था और श्रद्धा के विभाजन की बात करता है। मैं चलता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर, दिल्ली में रह चुके हैं, अमरीश जी। इस भाषण को सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस तरह की लैंग्वेज ये ओवैसी जी बोल रहे हैं, हाँ, उससे ये भारत के समाज को बांटने की बात दर्शाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो इस तरह की ये बांटने की बात कर रहे हैं, इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब नवाब हैदराबादी ने अपने खजाने की चाबी उनकी तरफ सौंप दी थी कि आप मुस्लिम बन जाइए, हाँ, तो दलित जब नहीं बदले, बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया, उनकी उस ऑफर को ठुकरा दिया था। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी कभी भी इस तरह की बात को नहीं स्वीकार करेंगे। वो भारत के समाज के साथ में हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, लेकिन वो बंटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की बातों में वो नहीं आएंगे। और मैं तो ओवैसी जैसे नेताओं से भी ये कहूँगा कि वो भारत के समाज को एकजुट रहने दें और वो किसी भी तरह की इस तरह की फूट डालने की कोशिश ना करें और सेकुलर लोगों को बंटने ना दें, सेकुलर वोट को ना बंटने दें, वो राजनीति ना करें। इस तरह की जो उनकी ये चाल है, मैं समझता हूँ कि इसको भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं। मेरे को यही कहना है कि भारत का समाज बिल्कुल नहीं बटेगा, वो देश की एकता और अखंडता के साथ रहेगा, समाज की एकता के साथ रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ अनिल नरेंद्र जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप इस कार्यक्रम को पहले भी देख चुके होंगे, इसके बयानों को भी देख चुके होंगे। गाय का मांस खाने के विषय को ये कैसे मंच से पूरा मसाला लगाकर लोगों के सामने परोस रहा था, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए सुरेश जी, लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात कहने की पूर्ण आज़ादी है, पर बात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके के भड़काऊ भाषण दो जिससे कि विभाजित हो समाज और दंगे भड़कने की गुंजाइश हो जाए। देखिए, चिंता की विषय ये है कि कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। ये पहले तो हैदराबाद सिटी तक ही थोड़े सीमित थे, पर अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी ये 2 सीटें ले गए और तथाकथित सेक्युलर सारे जितनी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो जेडीयू थी, चाहे वो उसकी अपना लालू जी की पार्टी थी, सब धरी की धराई रह गई। तो ये एक डेंजरस फिनोमिना है देश के लिए, इनका इस प्रकार बढ़ना। बिल्कुल। हालांकि मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि ये 2 सीटें ले, 20 सीटें ले, ये मतलब कोई राजनीतिक दल ले तो उसकी चिंता करने का कारण नहीं। कई दल आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, दूर होते हैं। जनता दल कभी सत्ता में था केंद्र की, आज कहाँ है पता नहीं। ये जो कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य है, इसके राजनीतिक प्रगति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये देश की राजनीतिक नहीं बल्कि सर्वार्थ से जो दुर्गति करने के लिए फॉर्मूला अपना रहा है, यह हमारा चिंता का सबसे बड़ा विषय है। और इसलिए हम आज तक लगातार 24वें दिन ये कार्यक्रम हिंदुस्तान के सामने लेकर आए और लोगों को बता रहा है कि कैसा नंगा नाच कर रहा है। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं मुनीष सिंह, दलित नेता है, युवा नेता है। हम आपसे जानना चाहेंगे मुनीष जी कि ये दलितों का भी कैसे उपयोग करके आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में राजनीति करता है और कैसे उनको उपयोग के बाद यूज एंड थ्रो की भी नीति अपनाता है, बताइए। सर देखिए, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी और उसका भाई असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर भी तेलंगाना क्षेत्र में जब इलेक्शन हुए थे, उसने इलेक्शन के प्रचार के वक्त कहा था कि ये जितने भी दलित भाई है ये सब हमारे भाई है और इनको भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। मगर ये जिस तरह से दलित भाइयों के बारे में कहता है और ये जिस तरह से उनको भड़काना चाहता है, ये सब इसका सोच गलत है। क्यों? ये जिस तरह से आज आंध्र प्रदेश के इसकी सीट है और अपने महाराष्ट्र में भी इसकी सीट है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जहाँ जहाँ पर भी अपने सीट से उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है, मैं हमारे वो दलित देना चाहता हूँ
कि आप लोग इसके भड़काऊ भाषण में मत आइए। जिस तरह से बाला साहब अंबेडकर जी ने इनको भी एक पैसे से खरीदना चाहा था, वो टाइम पे उन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में सोच के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो मैं दलित भाइयों से यही कहूंगा कि इसके भड़काऊ भाषण में ना आए और ना ही उसके ऊपर सोचे, और हमें सब एकजुट होकर आज लड़ने की स्थिति है। जिस तरह से ये कहता है कि हम हमारे दलित भाइयों को बीफ खिलाएंगे, खाना उसे जरूरी ये कहता है। मैं हमारे दलित भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए, ये जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़े करके जिस तरह से ये करना चाह रहा है, वहां पर दंगे फैलने के बहुत सारी उम्मीदें हो जाएगी। तो मैं हमारे दलित भाइयों से विनती करता हूं कि आप लोग टूटे नहीं, एक जगह बने रहे और हिंदुत्व का साथ दे। और मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारों से ये विनती करता हूं कि जिस तरह से अपने नंगे भाषण का नाच कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उसको कड़ी से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास कमल बेनीवाल जी है, दलित नेता है और काफी राज्यों में इन्होंने इस विषय के लिए काम भी किया है। आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी जो प्रक्रिया है ये है सबसे पहले कि जो एससी समाज को बांटने की इन लोगों ने बात की है, ओबीसी के साथ जोड़ने की। ओबीसी दलित ये पहले से ही कोई भाई हैं, कोई ऐसा कोई दूर नहीं हुए कभी भी। लेकिन इन लोगों ने जो अब की बार ये जो बात अलग बांटने की है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और वीडियो देखते हैं कि ये इसी मुद्दे को कैसे और अपनी अलग भाषा में रखता है। देखिए, अगर इतने बहादुर थे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दलित नौजवानों ने कहा कि नहीं, हम बड़े का गोश्त खाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तमाम दलित स्टूडेंट्स से कहा कि नहीं, अब हम छोटा नहीं खा सकते, अब हम बड़े को ही खाएंगे, हम मां को ही खाएंगे, हम गाय को खाएंगे, हम भैंस को खाएंगे। ये दलित स्टूडेंट्स ने कहा वहां पर। और क्या कहा उन्होंने कहा कि ये हमारे तहजीब का हिस्सा है। दलितों ने कहा कि ये हमारे तहजीब का हिस्सा है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। आपको तकलीफ वहां नहीं हुई, पेट में बुड़बुड़े नहीं हुए, आपके लड्डू नहीं फूटे। वहां पर जाना था, जाके दलितों से मुकाबला करना था। दलित नौजवानों के लोगों ने मुझसे रब पैदा किया, हमेशा खाते आए और खाते रहेंगे। और ये फेस्टिवल होने के बाद हमारे पास रोज फेस्टिवल होती है बिस्मिल्लाह होटल में। हमारे हर महल्ले जात में बड़ा लटकावा होता है, कभी जरूरत पड़ी तो हमारे पास आओ, ये फ्रेश मिलता है हमारे पास। कि कैसे तुम्हारे दलित को बीजेपी ने ले जाकर जेल में डाला। बंगारू लक्ष्मण दलित है, माडिगा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। आला जात के लोगों ने 60 साल में हिंदुस्तान को इतना खाया कि खा कर मर गए, मगर कभी जेल में नहीं गए। और एक दलित सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए जेल में चले गए। मैं दलित भाइयों को दावत फिक्र देना चाहता हूं कि जिस जमात में तुम हो वो जमात आलाजाद ब्राह्मणों की जमात है। हमारे साथ बीजेपी के सुरेश राठौड़ जी दलित नेता जुड़ गए हैं। दलितों को गाय का गोश्त खाने की, मांस खाने की बात ये किस तरीके से करता है और कैसे ये बीफ फेस्टिवल को बढ़ावा देता है, ये शब्द सुनने के बाद आप क्या कर रहे सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हुए भी? देखिए, जो दलित शब्द का इस्तेमाल ओबीसी महोदय कर रहे हैं, क्या कभी आपने सुना है कि कोई दलित जो अपने आप को हिंदू ना कहता हो? कोई दलित ऐसा मिलेगा जो गाय का मीट खाना पसंद करता हो या उसके नजदीक जाना पसंद करता हो? ये केवल दलित समाज में एक विद्रोह फैलाने की स्थिति वो पैदा करना चाहते हैं। हम इसका कठोर विरोध करते हैं। दलित आज जिस स्थान पर खड़ा है वो आज पढ़ने में लिखने में सबसे आगे है, कहीं कोई कमी इस प्रकार की नहीं है।
आज दलित समाज के साथ में जो ओबीसी इस तरह के बयान देकर उनके बीच में फूट डालने का काम करना चाहते हैं या सरकार में विद्रोह करने का काम करना चाहते हैं, हम इस मंच के माध्यम से उनका घोर विरोध करते हैं, अनिल जी निंदा करते हैं। अनिल जी, आप कई प्रकार के राजनेताओं को देखते होंगे जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के पूर्ति के लिए न जाने कितनी गंद फैलाते भी होंगे और खाते भी होंगे और हजम भी करते होंगे, लेकिन इतने निचले स्तर की जिसके निंदा के शब्द भारत के किसी भाषा में नहीं है, ऐसे व्यक्ति की निंदा एज अ पत्रकार आखिर कैसे करेंगे? बड़ी शर्म की बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम लंदन है, तो इनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं एक हट के बात कहना चाहता हूं सुरेश जी, कल को कोई हिंदू नेता खड़ा हो जाए और वो कहे कि इनके यहाँ भी प्रतिबंध है एक जानवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुअर का उसमें क्या है? जब वो गाय का ले रहा है तो बोलने में अगर उसको काट के खाने की आह्वान वो कर दे तो फिर क्या होगा? ये कहाँ बहुत पहुंचेगी? इस बिल्कुल बहुत गलत बात है। और दुर्भाग्य से वहां की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक परस्त है और कुछ नहीं कर रही, और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके छोटे भाई पे तो शायद केस चल भी रहा है, पर ये इस नहीं, वो कुछ क्या केस नहीं, वो तो ड्रामा था, बस वो कुछ दिन के लिए अंदर भेजा, 10,000 रुपए के जमानत पे बाहर भेज दिया, ड्रामा खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। फिर वही भाषण चालू है और वही भाषण महाराष्ट्र में दे रहा, और इसीलिए यह कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए हैं। नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए और इसके स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स में भी ऐसे वर्ग है, देवबंद जैसे हैं जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, वो कभी इन बातों को नहीं सपोर्ट करते, वो इसका अपोज करते हैं। उनको भी आगे आना चाहिए ताकि ये कट्टरपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं इन पर कंट्रोल लगे, ताकि ये बात आगे ना ज़्यादा जा सके और यहीं पर ही बंद होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तेलंगाना सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देश हित की बात। तेलंगाना सरकार कुछ सोचेगी ऐसा नहीं लगता है। जिस मुख्यमंत्री की बेटी देशद्रोह का बयान देती है उस मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा की जाए, लेकिन फिर भी आप मीडिया में, हम लोगों का काम है इस विषय पर बोलते रहना, लोगों को बात पहुंचाना और मांग करते रहना, वो अपन करते रहेंगे। मैं अमृत जी के पास जाऊंगा। अमृत जी, कितना भी विवाद समाज में क्यों ना हो जाए, गाय, भगवान ऐसे आस्था के विषय का कभी उपयोग नहीं किया जाता, खास करके उसको ठेस पहुंचाने का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये करने की ये प्रक्रिया या जो भी परंपरा कहे इसने जो लाई है, ये हिंदुस्तान की तो नहीं कही जा सकती। देखिए, ये सच्चाई है, जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उनके इस बयान की वो कम है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और मीडिया को इसका ऐसा ज़्यादा प्रचार भी नहीं करना चाहिए और उन ताकतों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। तो इसका महिमा मंडन करे। हमने जब से इसके खिलाफ कार्यक्रम चालू किया है, समाज के हित में नहीं है ये बातें, किसी का महिमा मंडन करना, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी देना, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी जो नई पार्टी बनाते हैं उनके लीडर इस तरह की सस्ती लोकप्रियता उन्हें हासिल हो जाए, उसको वो ज्यादातर उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आजादी की पहले की पार्टी है, निजाम की पार्टी। आपको याद होगा इसके नेता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दम दिया था कि अगर हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई की सोचोगे तो वहां पर 1.25 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया जाएगा। ये मैंने तो इस तरह की बातें करने वालों उनको पहले से लगाम लगानी चाहिए और इसका प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातों को अगर हम प्रचारित करेंगे तो समाज में गलत धारणा पैदा होगी और समाज को उस तरह का कुछ % लोग फिर भी ऐसे होते हैं जो उधर बहक जाएं, तो उन लोगों को लेकिन वो ना बहके, इसीलिए उसको बहकने से रोकने के लिए समाज में और तरह से जागृति लाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि आज दलित समाज जो पढ़ लिख करके वो अच्छी तरह से सोच रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को ही नहीं, वो बापू गांधी के मिशन को भी समझ करके देश और समाज के हित में काम करता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जो हरकतें लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से उनको धन मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि कुछ सियासती पार्टियां
हमारे देश की भी उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो अपना मंसूबा पालने के लिए, अपने हित को साधने के लिए ऐसे नेताओं को बढ़ावा देती हैं, हर तरह का बढ़ावा देती हैं, हर तरह की उनकी मदद करती हैं। ऐसा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो इस तरह की ताकतों को भी देखना चाहिए और उनको भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय समाज पर हमें गर्व है। भारतीय समाज चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, चाहे किसी भी धर्म का है, ऐसे लोगों की कहने में नहीं आएगा और ना भटकेगा और ना बदलेगा। वो बिल्कुल देश के संविधान के प्रति आस्था रखते हुए देश हित में काम करेगा, देश की एकता के लिए काम करेगा और समाज की एकता के लिए काम करेगा, समाज में समरसता लाने का काम करेगा। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं आपको इसका एक और वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे पास आज इसका 8 ऐसे वीडियो है जो दलित राजनीति के लिए ये किस हद तक गिर सकता है ये दिखाता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ओवीसी के नंगा नाच की बिंदास बोल की सीरीज जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए ओवैसी के नंगा नाच का लगातार 22वां दिन हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ओवैसी के नंगा नाच के कितने पहलू है, और इन सारे पहलुओं को आपके सामने दिखाने का उद्देश्य है समाज का कोई भी घटक, छोटा सा भी हो, बड़ा भी क्यों ना हो, सीखा हो, अनसीखा हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, या कैसे भी हो, बड़ा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, वो इसके बातों में ना आए, क्योंकि इसकी बातें जहरीली है। बीमारी का नाम दिया जाए तो कैंसर नहीं, एड्स भी छोटा है। ऐसे विषाणु इसके भाषण में, इसके विचार में और इसके योजना में है, जो हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए पर्याप्त है। इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि कई विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर यह हिंदुस्तान को तबाह और फतह करने की बात करता है, और इसका यह सारा फॉर्मूला बेस है भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज को दो फाड़ करने में। फोड़ो और राजनीति करो की जो नीति है, इसको अपनाते हुए अब इसने दलितों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। हालांकि इसके बाप ने भी किया, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया। अब ये करके देख रहा है, कितना सक्सेस होगा ये देखना है। हालांकि मुझे विश्वास है कि इस देश का दलित समाज कभी भी ऐसे लोगों के बातों में खास करके तब तो नहीं आएगा जब उनके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करके उसका उपयोग किया जाएगा। अब देश में कहीं पर भी कोई घटना हो रही है तो दलित अत्याचार के नाम पर वहां पर मिलने जा रहा है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। हमारा मानना यह है कि पुलिस जानती है कि ये वाकया किसने किया, क्योंकि ये शहर का इलाका नहीं है, औरंगाबाद शहर नहीं है, ये एक छोटा सा विलेज का इलाका है। यहाँ पर सबको मालूम कि कौन आता है कौन जाता है। तो पुलिस अब तक गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको ले जाकर क्वेश्चनिंग करना था, मगर क्योंकि मरने वाला दलित है, मगर क्योंकि मरने वाला दलित है, मगर क्योंकि मरने वाला दलित है, इसीलिए खामोशी अख्तियार की जा रही है। मैं दर्शकों को भी बताऊं कि ये जो वीडियो है ये महाराष्ट्र का है, और विशेष बात यह है कि तेलंगाना जिस सरकार का ये समर्थन कर रहा है, वहाँ पर जब ये आंध्र प्रदेश में किरण रेड्डी का समर्थन कर रहा था, तब ये किसी भी दलित नेता या दलित समाज में कहीं पर अत्याचार हुआ तो वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि अपने राज्य में ये करने में इसको असुविधा है। लेकिन दूसरे राज्यों में अगर पैर फैलाना है तो वहाँ पर ये करना उसका स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अमरीश जी, इसकी ये जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें जिस प्रकार से ये दूसरे राज्यों में खास करके जहाँ नया इस एंट्री कर रहा है, वहाँ पर दलितों का मसीहा बनकर उतरने की बात करता है, क्या दलित समाज इसके इस प्रलोभन में या इसके इस खेल में किसी तरीके से बलि पड़ सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ना तो ऐसे नेता की बातों में दलित समाज आएगा, ना मुस्लिम समाज आएगा। वो इस तरह की जो आज मुस्लिम समाज भी सब जान रहा है कि हमारी जो तरक्की है वो झगड़ों से नहीं है, हमारी तरक्की है शांति से, अमन से, और अमन और चैन और शांति रहेगी तो उस समाज की तरक्की है। और दलित भी ये समझ रहा है कि हमें इन दूसरी लोगों के कहने में या किसी भी नेता के कहने में उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। वह भारत के समाज के साथ में मिल करके और अपने आप को जो मुख्य धारा से जोड़ करके चलता है। मैं समझता हूं कि दोनों ही समाज, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे दलित है, और चाहे हिंदू धर्म की और कोई भी कम आबादी वाली जातियां हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी ये नहीं सोचता कि हम इस तरह से बट के चलें।
चाहे राजनीतिक हिसाब से वो कहीं भी किसी भी दल के साथ रहे, लेकिन समाज में वो समरसता चाहता है, भाईचारा चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और ये समरसता ही है जो हमें अपने अपने अस्तित्व के साथ लाखों साल से एक दूसरे के साथ समाज में जीवन जीते रहे हैं, विचार करते रहे हैं, परंपरा को निभाते रहे हैं। लेकिन उन परंपराओं में गलत परंपरा डालने की बात करने वाले लोग दूसरों से भी अपना कैसे प्रचार करवाते हैं। एक मुस्लिम और एक दलित उम्मीदवार देकर लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से गाजर दिखाने का काम ये जब करता है तो देखिए क्या होता है। उठो मेरे प्यारे मुसलमानों, उठो, वक्त आया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम शोलापुर से इलेक्शन लड़े या ना लड़े? लड़े या ना लड़े? हम चाहते हैं कि एक हलके से एक मुसलमान उम्मीदवार हो और दूसरे हलके से हमारे धंगर, हमारे दलित समाज से कोई उम्मीदवार बने। क्या मंजूर है? ये देखिए, जब इस प्रकार का कोई राजनीतिक प्रलोभन उम्मीदवारी का दिया जाएगा तो कुछ हो सकता है क्या? मैं पूछना चाहूंगा सुरेश राठौड़ जी। देखिएगा, ये जो प्रलोभन हमारे समाज को या दलित समाज को देने की बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रलोभन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हैदराबाद के निजाम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उनको भी अपने समाज में जोड़ने की बात कही थी, लेकिन उनको बाबा साहब ने ठुकरा दिया था। ओबीसी जिस तरह की बात और जिस तरह की लैंग्वेज यूज करके दलित समाज को बरगलाने की जो बातें कर रहे हैं या उसके ऊपर कुठाराघात करने की बात कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज दलित समाज जमीन से उठकर बाबा भीमराव अंबेडकर की बदौलत शिक्षा के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अगर वो शूद्रों की बात करते हैं तो शूद्र के सबसे पहले चरण छुए जाते हैं। प्रथम स्थान ब्राह्मण का, दूसरा क्षत्रिय का और तीसरा वैश्य का, चौथा स्थान अगर शूद्र का बताया तो झुकने के लिए है। इनको अगर पढ़ना है, उनके ऊपर कुठाराघात करने के बजाय उनके चरणों में जाकर माफी मांगे जो उनको बरगलाने की बात करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से उनका घोर विरोध करते हैं, चेतावनी देते हैं। दलित समाज वाला नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कमल बेनीवाल जी है। बेनीवाल जी, खास करके जब राजनीतिक पार्टिसिपेशन की बात आती है और किसी न किसी नेता को जब उसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तौर पर लगता है कि विधानसभा में, लोकसभा में या किसी भी सदन में छोटे मोटे जगह पर पहुंचना है और कोई दूसरा टिकट नहीं देता है और इसकी पार्टी टिकट देती है, तो फिर ऐसे केस में कुछ लोग इसके साथ जा सकते हैं क्या? देखिए, देश में कोई भी हिंदू या एससी ऐसा नहीं है जो गाय का मांस खाकर टिकट लेना मंजूर करेगा। देश में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश में ऐसा हिंदू नहीं है जो गाय का मांस खाकर टिकट लेना मंजूर करेगा। और मैं तो ओबीसी भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी को समाज से ही बाहर कर देना चाहिए। ये समाज की एक बहुत बड़ी जहर है, समाज में, ये ओबीसी समाज में जहर है बिल्कुल। और ये जो एससी के लिए कहा गया कि भाई ये गाय का मांस खाना, अगर कोई एससी समाज ये कहे कि भाई हमसे टिकट ले लो और तुम ये वाला मांस खा लो, तो ये खाते तो मैं अपना पद भी छोड़ने के तैयार हूं, इन्हें टिकट दिलाऊंगा। वाह, अगर ये खाने को तैयार है, यही भाषा समझता है, यही भाषा अगर ये भी खाने के लिए तैयार है तो हम भी देख लेंगे, फिर टिकट लेने के लिए तैयार है इनकी पार्टी से। एक बार ये भी हमारी पार्टी से टिकट ले और जिस मांस को ये हमें खिलाने की बात कर रहे हैं अपनी पसंद से, ये भी हमारी पसंद का मांस खाएं फिर हमारे साथ टेबल पर बैठकर, जब हम इनका सुरेश जी कुछ कहना चाहते वो खा लेंगे, उनका कोई दीन और ईमान नहीं है। हाँ, वो उस मांस को भी खा लेंगे। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, वो सुअर का मांस भी खाना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी घिनौनी राजनीति से वो बाज नहीं आएंगे। हाँ, बोलिए। देखिए, देश में कोई भी ऐसा एससी एसटी या जर्नल को हिंदू जाति में, जहां तक भी हिंदू जाति हिंदुस्तान में लगती है, सोयो जाति इसके अंदर आती है, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो गाय के मांस को हाथ लगाकर भी टिकट लेना चाहेगा। खाने की दूर की बात है। अगर ये लोग ऐसे खा के ले सकते हैं तो हम भी सरकार से अपील करेंगे कि इन्हें टिकट दिए जाए और इन्हें मीट खिलाया जाए। चलिए, खैर, मैं हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, इनको औरंगाबाद में समर्थन तो मिला है, आप माने वहां पर भी इन्होंने दलित मुस्लिम वाला गेम किया, क्योंकि वहां से इन्होंने सीट जीती है। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं सुरेश जी कि असद ओवैसी तो लोकसभा के मेंबर हैं, तो लोकसभा के सांसद के हैसियत से
इनके आचरण पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लेना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि चुनाव आयोग में भी ऐसी बातों पर बड़ी सख्त पाबंदी है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों नहीं लिया जा रहा। तो इस पर भी इन्हें जरूरी है कि इन्हें लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग का तो इतना गंदा खेल है। चुनाव आयोग के पास तो करोड़ों फोन जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन लोकसभा वाला मुद्दा आपने अच्छा उठाया है कि इसका भाई जो विधायक है तो वहां पर विधानसभा के सभापति को और जो सांसद है वो लोकसभा के सभापति को ये कहा जा सकता है कि आपका जो सदस्य है इसका समाज में जो आचरण है ये निश्चित तौर पर दोनों सदनों के सदस्यों को शर्मिंदा करने वाला है और दोनों सदनों के स्पीकर को इस विषय में दखल देना चाहिए। दर्शक जो कि इस विषय को फॉलो करें और विभिन्न नेताओं को फोन करें, वो लोकसभा के स्पीकर को भी फोन करें और तेलंगाना के विधानसभा के स्पीकर को भी फोन करें और उनको कहे कि आपके सदस्य कैसा नंगा नाच करें, इस पर वो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करे। तेलंगाना का तो हाउस भी चल रहा है और वहां पर तुरंत ही ये बात हो सकती है और 24 तारीख से दिल्ली में लोकसभा का भी सदन शुरू होने वाला है। ऐसे में लोकसभा के सभापति ने भी इस विषय पर कुछ किया जा सकता है। इसका एक और वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। गुलबर्गा में आज पूरे अवाम असादुद्दीन भाई और अकबरुद्दीन भाई को बुलाने के लिए मुझे भेजे हैं कि एक दलित के नाते और शेड्यूल्ड कास्ट के नाते मैं गुजारिश कर रहा हूं कि असाद भाई से 25 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान लोग हैं, लेकिन 28 करोड़ दलित लोग हैं। तो ये 25 करोड़ और 28 करोड़ दलित एक हो गए तो ये हिंदुस्तान हम कब्जा कर सकते हैं बोल के गुजारिश कर रहा हूं। आज हमें असादुद्दीन भाई और हम लोगों ने एमआईएम हिंदुस्तान में कम से कम 50 सीट लाने का कोशिश करना है। पूरे दलित और मुसलमान एकजुट होके आज हिंदुस्तान में लड़ना है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है और ये यही फॉर्मूला है जो मैं कह रहा था। अनिल नरेंद्र आप पूछ रहे थे, ये इसका फॉर्मूला है। और एक दलित नेता है जो दलित नेता के मुंह से ये बातें कहलवा रहा है। 25 करोड़ की बात तो ये करता है, 28 करोड़ कहने वाला भी कोई पगला ढूंढ के लाया है और अपने स्टेज से बुलवा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने एक ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया है। आज दुर्भाग्य से हमारा मीडिया भी वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा जो राष्ट्रहित में है। पार्टी हित को छोड़िए, पार्टी हित की बात नहीं मैं कर रहा, पर जिस तरीके की बात ये असद ओवैसी और ये ओवैसी भाई करते हैं, ये तो देशद्रोही है। देश के खिलाफ, देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रहे हैं। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? इस पर जैसे मैंने कहा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक बने। बिल्कुल अमरीश जी, आप इतने साल से राजनीति करते हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन ऐसा दरिंदा गंदा फॉर्मूला आपके दिमाग में निश्चित तौर पर इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आप सुसंस्कारित दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के दिमाग में आता कैसे है? देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा कि इनके पीछे देश को बांटने के लिए कोई विदेशी ताकत है, पूंजीपतियों की कोई जमात है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बार जीत करके आए, इनके पिताजी भी जीत के आए ओवैसी जी के, 6 बार वो भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और 3 बार ये भी पहुंचे हैं। ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है और मैंने अखबारों में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, हाँ, एक ही जगह से ये जीतते आए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का मंसूबा कभी भी भारत के समाज को बांटने में अपने आप में ये सफल नहीं हो सकते। ये किसी भी, ना एक धर्म के लोगों को बांट सकते हैं, ना किसी एक बिरादरी के लोगों को बांट सकते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था भारत की एकता से जुड़ी है,
भारत की संप्रभुता से जुड़ी है, भारत के संविधान से जुड़ी है, भारत के लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मीडिया जो ये दिखा रहा है, इससे समाज को जागृत करने के लिए दिखा रहा है। मैं कोई मीडिया की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों की पूरी भाषा को समझ करके निश्चित रूप से, क्योंकि ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और भारत के चुनाव आयोग को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की पार्टी को, जिस तरह से कई बार समय समय पर विभिन्न संगठनों पर भी बैन लगा है, ऐसी पार्टियों पे बैन लगाना चाहिए। इन पार्टियों को बिल्कुल लोकतंत्र से बाहर करना चाहिए और इन लोगों को हिरासत में लेकर के इन पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इन्हें जेल के शिक्षों से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसके पार्टी इतना कहना चाहूंगा, ये भारत के समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपनी राजनीतिक मंसूबे को हासिल करने के लिए। तो इन पार्टियों पर बैन लगना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के शिक्षों में डाल करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल, और वो भी रैपिड कोर्ट में चलना चाहिए जहां पर तत्काल निर्णय किया जा सके, क्योंकि इनके भाषणों को देख के, इनके इरादों को देख के, इनके करतूतों को देख के किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है और लंबे मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं है। मैं कमल बेनीवाल जी के पास जाऊंगा। आपने इस भाषण को सुनने के बाद, आप तो बहुत बड़े दलित नेता है, 2-2, 3-3 राज्यों में काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये दलितों के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो उन्होंने अपने मुंह से कही है कि गाय का मीट खाना या खिलाना या जैसे भी कहा उन्होंने, ये फार्मूले की जो बात की है, ये जो फार्मूले की बात की है, ये सरासर गलत कही है उन्होंने। उसके खिलाफ इनके मकोका के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए, रासुका के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये तो देश में बहुत भड़काऊ भाषण है इनका, और ऐसे लोगों को अभी समय रहते नहीं रोका गया तो ये देश के लिए बड़े नासूर पैदा होंगे और ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द चुनाव आयोग को लगाम लगानी चाहिए। और मैं देश के दलित, सभी एससी दलित भाइयों को यह निवेदन करता हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और ऐसे लोगों का कभी सहयोग ना करें और कभी इनको अपने द्वार पे पानी तक भी ना पिलाएं, अगर सच में ही दलित या हिंदू है तो। बिल्कुल, हम मुनीष सिंह जी के पास जाएंगे जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीष जी, इसकी ऐसी सारी बातों की आदत हो गई है और इसलिए वहां के लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं है? देखिए साहब, मैं आपसे सब में पहले ये कहूँगा, इसका पिताजी जो उस ओवैसी है, उसका पिताजी जब 1984 में फर्स्ट टाइम एमपी बना था, आप उससे भी पूछिए कि हैदराबाद के अंदर उसने कितने दलित भाइयों को मारकर रोड पर नंगा गिराया था, नंगा तलवारों से काटकर हमारे दलित भाइयों को मार गिराया था। दलित भाइयों को चाहिए कि साजिश के तहत फंसना नहीं चाहिए, इसके आगे फंसना नहीं चाहिए। मैं मेरे दलित भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि उसकी साजिश में ना आए। और एक बात मैं आपको ये भी कहूंगा सुरेश जी, ये हैदराबाद के एमपी सीट किसी दलित भाई को देगा? क्या ये अपनी सीट किसी दलित भाई को देगा? नहीं बात देगा करता है तो। हाँ। और मैं उससे ये भी कहूंगा कि जब तू हमारे दलित भाइयों के बारे में कहता है और तेरा पिताजी, तेरा बाबा 1984 में हमारे दलित भाइयों का कत्लेआम किया था, तो अगर तेरे में उतनी ही ताकत है तो चार मीनार या कुतपुरा के क्षेत्र से टिकट दे के बता, टिकट दे के बता। और दलित प्रेम दिखाना अलग बात है, लेकिन वास्तव में दलित का MIM पार्टी विकास चाहती है तो 1984 हैदराबाद में जितने दलित भाइयों का कत्लेआम हुआ था और उनके घर कब्जे किए गए थे, मैं असद से पूछता हूं कि जिस तरह से तूने हमारे दलित भाइयों का कत्लेआम किया और घर कब्जा किया है, वो वापस दे। क्या वो देगा सुरेश जी? बिल्कुल। और एक कब्जा करने का खानदानी धंधा लगता है, इसलिए हिंदुस्तान पर कब्जा करने की बात इसके लोग करते हैं। दूसरे राज्यों के छोटे छोटे नेताओं को बुला के हैदराबाद के मंच से ये अपने आप को हीरो बनाने की कैसी कोशिश करता है। थोड़ी देर पहले कर्नाटका के गुलबर्गा के नेता के, एक दलित नेता के भाषण को आपने सुना, उसी भाषण में ये अपने महिमा मंडन की बात कैसे करता है, देखिए। असदुद्दीन भाई, आप 1000 साल में एक बार आप जैसे पैदा होते हैं कि अवाम, मुसलमान और दलित आपके साथ देंगे, और दलितों से भी आप ले चलो, दलितों से भी ले चलो।
एक थे बाबा साहब अंबेडकर, एक थे बाबा साहब अंबेडकर, उसके बाद आप ही है हमारे भी। तो असदुद्दीन भाई और अकबरुद्दीन भाई, आप जतन से रहना कि बुरे नजर लग जाएंगे। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई माँ अपने कालू को कहती है कि तुमको नजर ना लगे। हालांकि ये रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी राक्षस को नजर ना लगने की बात करने वाला ये दलित नेता, नाम तो नहीं जानता, कहां से पगला पकड़ के लाया है। आप लोगों को नहीं लगता कि बाबा साहब जी का नाम यूज करके कुछ लोग इसके साथ जुड़कर अपना उल्लू सीधा करें, और ऐसे लोगों पे रोक लगानी चाहिए? ऐसे लोगों की संख्या दलित समाज में शामिल करना, अब इसको जानते हैं, ये जो अभी वीडियो देख रहा था, ना मैं जानता हूं ना मैंने कभी। देखिए, जो लाशों के ढेर पर चलकर राजनीति करना चाहते हैं, लाशों को ढेर पर चलकर इन्होंने अपनी मंजिल को तय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों को बिल्कुल आजाद ना घूमने दिया जाए। नहीं, लेकिन क्या कोई दलित नेता किसी मंच पर जाकर बाबा साहब के बाद आप ही है ऐसी बात करना? अमरीश जी, देखिए, मैं इतना बताना चाहूंगा, ना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी और ना बापू गांधी के अनुयायी इस देश में ऐसे नेताओं की बातों में नहीं आने वाले। वो ऐसे ओछे नेताओं की बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। वो बिल्कुल ऐसे लोगों की बरगलाने में या ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और ये जो पूरा समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि 28 करोड़ दलित आपका साथ देंगे, कोई दलित ऐसे नेताओं का साथ नहीं देगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये धरती, भारत की धरती, ये दलितों के लिए भी उतनी है, और ये हर धर्म और हर जाति के लोगों के लिए बराबर है। हम सब तो ऐसे लोगों के लिए भारत माता सबके लिए बराबर है, और भारत को सब लोग एक सूत्र में पिरो देखना चाहते हैं, एक सूत्र में पिरोया हुआ देखना चाहते हैं, एकजुट देखना चाहते हैं। और अखंडित भारत की कल्पना जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से की, बापू गांधी जी के विचारों में जो ये अखंड भारत की जो वकालत है, और उनके ही नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम साहब नेता जैसे भी इस देश के नेता रहे हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए और वो हिंदुस्तान में रह करके उन्होंने देश की मजबूती के लिए काम किया। हम ऐसे नेताओं को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, और हम उनके पद चिन्हों पर चल करके भारत के समाज की एकता देखना चाहते हैं, भारत के समाज को, हर वर्ग को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अनिल जी, ये पाकिस्तान जाने के लिए कहता है कि जाएंगे नहीं, लेकिन जाएंगे तो ताजमहल लेके जाएंगे, कुतुब मीनार लेके जाएंगे, लाल किला लेके जाएंगे। ये लूट की जो वंशवत इनकी परंपरा है, ये चीजें लेके जाने की बात करता है, और एक तरफ दलितों की बात करता है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता ये मुगल वंश से संबंध रखता है जो लूट खसोट की बात करता है। हाँ। पर मैं एक बात कहता हूँ कि सुरेश जी, मैं ये यहाँ पर 3 दलित नेता बैठे हुए हैं बड़े बड़े, क्या आज दलितों में लीडरशिप या नेतृत्व का एक वैक्यूम आ गया है क्या? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मायावती जी ने अच्छा कंसोलिडेट किया था, और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कदम ठोस काम भी किए थे। बाद में शायद वो थोड़ा फर्क पड़ गया, पर ये आज दलित समाज का कोई नेतृत्व मुझे बड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन हालांकि मायावती की बाकी विषयों की कितनी भी निंदा की जाए, मायावती ने ये शब्द प्रयोग नहीं किए जो इसने किए थे। बिल्कुल। तो ये एक समय समय पर सभी पार्टियों ने दलितों का सम्मान किया है, दलितों की इज्जत की है, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या बीएसपी हो। मैं तीनों पार्टी का रिजल्ट बताए दे रहा हूँ। जैसे कि अभी हम मान लें कि बीएसपी ने भी दलितों की इज्जत की है, कांग्रेस ने भी दलितों की इज्जत की है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे गौतम जी बैठे डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। ऐसी बीजेपी में भी कई लोग हमारे एमपी हैं, अभी बने उदित राज जी बने, दिल्ली के 700 एमपीओ में से एक एमपी है, वो भी एससी है। तो सभी पार्टियों ने एससी को बड़ा सम्मान दिया है। कोई संदेह नहीं। अनिल जी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बाबू जगजीवन राम जी एक बड़ा चेहरा, कई नाम हो सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो माननीय थावरचंद गहलोत जी एक बड़े नेता के रूप में, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, बहुत सारे, उदित राज जी बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए देश के नेता हैं। पर मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि वैक्यूम की जो बात इन्होंने उठाई, वोट बैंक नहीं बन गया दलित वर्ग। नहीं, लेकिन वोट बैंक की जो हर पार्टी
बाबू जगजीवन राम पहुंचे या मीरा कुमार जी पहुंची तो अपनी काबिलियत से पहुंची, वो भी उनके बात, उनका फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी दलित, चाहे किसी भी वर्ग से हो, दलित वर्ग से हो, अगर उसमें काबिलियत है तो उसे मौका मिलेगा। पर आप लोग भी, चाहे वो दलित है, आप लोग भी डिवाइड हो जाते हो वोट बैंक के चक्कर या में। ओबीसी है, जैसा काबिलियत के लिए तो कोई नहीं विचारधारा की कामयाब हुआ। दलित समाज कामयाब होता है। लेकिन मैं एक चीज, सुरेश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देश का दलित ना तो आतंकवादी कभी रहा, नहीं रहा, ना भू माफिया रहा, ना सड़क माफिया रहा, ना खनन माफिया रहा, वो देश को ना नक्सलवादी रहा, ना नक्सलवादी रहा। देश के दलित का विश्वास इस देश के संविधान में रहा और संविधान के प्रति वो अपने आप को समर्पित रखता है। बिल्कुल, वो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, उस तिरंगे के प्रति प्रेम रखता है। गरीबी के आधार पर, इसलिए गरीबी के आधार पर आतंकवाद की बात करना या नक्सलवाद की बात की थ्योरी जो कम्युनिस्ट लोग रखते हैं वो गलत है। दलित समाज से सबसे ज्यादा गरीब वर्ग होते हुए भी किसी ने देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, कभी यहाँ की आस्था के खिलाफ बात नहीं की। यही परंपरा को छेद देते हुए वो इसमें विष फैलाना चाहता है। आंध्र प्रदेश में ये मुसलमानों की बात कैसे करता है, देखिए। अभी आप और हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट के सदर के जज्बात को सुना और उनके जज्बात को और उनकी बात को सुनने के बाद यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर इनकी तरह और नौजवान आगे बढ़ेंगे दलित समाज से तो वो दिन दूर नहीं जब आंध्र प्रदेश में भी जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती ने सबसे कमजोर समाज के सबसे कमजोर लोगों को ताकत बख्शी, तो उत्तर प्रदेश रियासत में तो लंबा भाषण है। हम इसके बाद पॉलिटिकल बात को रखने के बजाय हम इसके मुद्दों के आधार पर आते हैं कि अपने भाषणों में कुछ जगह पर दलितों की बात कैसे कराए और कैसे दलितों के बात के साथ ये आगे बढ़ाता है। मैं इसका एक और आखिरी बाइट आज के कार्यक्रम की दिखाता हूं, क्या कहता है। We hope and trust that the government will respond positively to our demand of backward class supplant and minority supplant. And also, sir, an important issue about SC categorization issue, sir. Sir, another matter that concerns sections of Dalit communities in the state is the issue of ABCD categorizations. That has been hanging fire for almost 15 years, sir. The state government had appointed a commission of inquiry under the chairmanship of Justice P. Ramchandra Raju to examine whether the benefits of reservation were बाइट है इसलिए इसको ज्यादा नहीं दिखाते। मैं कुल मिला के कहना चाहूंगा ये वो भाषण है जो इसने विधानसभा में तेलंगाना के आंध्र प्रदेश, संयुक्त आंध्र प्रदेश जब था तब उसके विधानसभा में दिया था। और एक विशेष बात यह है कि जब दलित या मुस्लिम दोनों में से किसी एक रिजर्वेशन की बात अगर एक ही मानी जाएगी, ऐसा होगा तो क्या होगा। ऐसा जब किरण कुमार रेड्डी ने इसको निजी मीटिंग में पूछा तो इसने कहा कि दलित रिजर्वेशन रहने दीजिए, हमें मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए। यह इसका दलित रिजर्वेशन का असली चेहरा है। जो भाषण आप सुन रहे थे ये यूट्यूब पर भी है, इसको भी देख सकते हैं। और दलित समाज के उन लोग जो कुछ इसके बातों में बरगला कर इसके साथ गए हैं वो इसके सच्चाई को समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं चारों के पास, आपके पास जाना चाहूँगा। मैं जाऊँगा पहले मुनीष सिंह जी के पास। मुनीष जी, इसका ये जो चेहरा है कि दोनों में से एक रिजर्वेशन को देने की बात आती है तो दलित का रहने दीजिए, पहले मुसलमानों का दीजिए, इस बात का प्रचार आंध्र प्रदेश में आप लोग पूरा क्यों नहीं कर पाए? सर जी, सुरेश जी, ये जिस तरीके से दलितों के बारे में कहता है कि उनका आरक्षण रहने दीजिए और मुसलमान भाइयों को दीजिए, ये एक तरह से सांप्रदायिक हिंदुत्व को ठेस पहुंचा रहा है। ये सबसे पहले मैं हमारे दलित भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से ये हमारे दलित भाइयों के बारे में कहता है, तो मैं खास तौर पे आपसे सुरेश जी ये कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम शायद मायावती जी देखती होगी या नहीं होगी, देख रही और उत्तर प्रदेश, हाँ जी, तो मैं हमारे सभी दलित भाइयों से जहां पर स्थित है ऑल इंडिया लेवल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, धन्यवाद। गुजरात। हमने देश के तमाम नेताओं को ये कार्यक्रम देखने को कहा है, नेता देख भी रहे, लेकिन अनिल जी, देश के राजनेता इसके खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं? मैं जैसे मायावती हो या तमाम बाकी कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे एसएमएस करके फ़ोन करके कहा कि ये मुहिम बहुत अच्छी है और इसको एक्सपोज आप कर रहे हैं, जान पे खेल के, नाम पे खेल के, सारी खतरों को मोल कर हम इसके खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये इस मुहिम का समर्थन तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं। क्या ओवैसी का मतलब मुसलमानों का ब्रांड? ऐसा तो नहीं हो गया है, और ऐसा होना देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए नहीं कोई एक्शन ले सकता। बाकी पार्टीज़ की मैं बात करूंगा कि वो वोट बैंक की राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ पाते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी अब केंद्र में सरकार है, इससे ऊपर उठ सकती है। तो मुझे तो इस बात पे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो उन्हें मैं समझता हूं कि एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये बात सिर्फ एक वर्ग विशेष के बारे में नहीं है, ये देश को तोड़ने और देश में दंगा भड़काने और पूरी तरह से अराजकता पैदा करने का ये मुद्दा है, जो कि किसी भी सरकार को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। तेलंगाना सरकार को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य में कार्यक्रम के आखिर में एक पहलू पर मेरा दृष्टिकोण क्या है, मुझे क्या लगता है कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं 22-23 कार्यक्रम करते करते इसके जहन तक जाना, जो बोल रहे हैं ना, इसके बारे में मेरा वो हो चुका है कि ये ऐसी हरकत क्यों करता है, क्यों कर सकता है। इसका मुझे पूरा अनुमान आ रहा है, क्योंकि मैं तादात्म्य के साथ इस विषय के साथ जुड़ा हूँ। मैं 10 साल करीब मुझे दिल्ली में आने को हुए हैं। मैं 10 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मैं दिल्ली के बाहर नहीं गया, लेकिन इस बार मैंने दिवाली नहीं मनाई। मैं दिवाली से लेकर अब तक लगातार दिल्ली में इस विषय पर डटा हूँ। इस विषय पर इतना आकलन मुझे हुआ है कि इसकी हर गंदी करतूत के पीछे ये क्या सोच सकता है, ये मैं सोच सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं, आप लोग चारों लोग, पाँचों लोग जो जुड़े हैं, अपनी राय रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों का इस देश में अति हो जाएगा, एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा, खास करके इसके भाई जैसे लोगों का, तब अपोज करने वाला सबसे पहले कोई रहेगा तो दलित समाज का रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जान पर खेलकर संघर्ष करने की भावना इस समाज में सबसे ज़्यादा होती है। क्या इसलिए डर के भी, कैलकुलेशन तो है 28 करोड़ और 25 करोड़ का, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए भी इस समाज के बारे में ये ऐसा अप्रोच रख रहा है? ये कारण है क्या? मैं बात करूंगा सुरेश जी से शुरू, 5 सेकंड में अपनी बात को कहिए। देखिए, केवल आतंकवाद फैलाने की दृष्टि से जिस प्रकार के वक्तव्य नहीं, ये बचने के लिए, इसके खिलाफ अगर खड़ा कोई हो सकता है तो दलित समाज से हो सकता है। नहीं, दलित समाज तो इसका विरोध करेगा और इसके लिए खड़े हैं, डट के खड़े हैं। इसको जवाब देंगे, हर पहलू में जवाब देंगे, चुनाव में भी जवाब देंगे। आज तक इन्होंने जो दलित के विरोध में ये प्रश्न उठाए हैं, पूरा देश का दलित जाग गया, इसकी चाल को पहचान गया, समझ गया। इसका दलितों का बात करने का कारण उनसे अपने आप को बचाना, यह है क्या? ये मैं कह रहा हूं। देखो, ये दलितों की जो राजनीति कर रहे हैं, दलितों के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। और ये बड़ी शर्मनाक की बात है कि दलितों को साथ में गाय के मांस खाने के लिए भी कह रहे हैं और दलितों को अपना भाई भी मान रहे हैं। अगर दलित भी इन्हें अपना भाई मान ले तो क्या सुअर का गोश्त खा लेंगे ये? अगर खा लेते तो ठीक है, हम भी गाय के लिए चलो तैयार हो जाते किसी कारण से। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं, मैं इससे सहमत हमारे में, मैं बेनीवाल जी की बात से सहमत, हमारे में हाथ लगाना भी जुर्म होता है। गाय के गोश्त को हाथ लगाना जुर्म होता है। वो हमें खाने के लिए कह रहा है। हम एक टिकट के लालच में, जो हमारे दलित भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो टिकट के लालच में आकर इसकी पार्टी में ना जाए और जहां जहां इनके प्रोग्राम हो रहे हैं वहां हमारे दलित समाज पहुंचे, दलित समाज के नेता पहुंचे और इसका विरोध करें और घर घर जाकर दलित भाइयों को समझाएं कि ऐसी पार्टी का, ऐसे नेता का विरोध करें। हम जो विरोध कर रहे हैं, हम जो विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम जाति का नहीं कर रहे। अमृत जी का समय कमी है। अमृत जी, देखिए, मैं जो चीजें, जो चर्चा आज निकल करके आई है, उसका अंत में क्या, मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि मैं दलित समाज से भी कहूंगा कि ऐसे नेताओं की बातों में वो ना आए, और मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि इससे हर धर्म का, हर जाति के लोगों का ह्रास होगा, उनकी उन्नति
अवनति की तरफ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए ऐसे नेताओं की चाल में नहीं आना नहीं, चाहिए अनिल जी। और समाज के साथ में रहना चाहिए और पूरी तरह से अपनी उन्नति की दिखाते बिल्कुल, हुए उन्नति बिल्कुल, की अनिल तरफ जी। बढ़ने के लिए समय कम है। समाज में समरसता लाने की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। मैं सुरेश जी दलित समाज का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अगर हिंदू समाज को बचाया है किसी ने सही मायने में तो दलित समाज ने बचाया है। और आज भी एक अवसर आया है जबकि दलित समाज से हम अपेक्षा करते हैं कि वो ना केवल इन्हें रिजेक्ट करेंगे, इन्हें पूरी तरह से नकारेंगे, बल्कि हिंदू समाज को फिर से जो भी खतरा है उसको बिल्कुल मिटाने में मैं मदद दर्शकों को करेंगे। एक खुशी की बात बता रहा हूं क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। मुझे एक दलित नेता ने एसएमएस किया है, दिल्ली से एसएमएस है। इसमें कहा है कि ये दिल्ली में रैली करके दिखाए, ये जिस भी रैली में इसका जो भी व्यक्ति जाएगा उसके सामने हम दलितों को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर इसने जो गाय की बात कही है इसके बैनर और होल्डिंग हम लेकर जाएंगे और इसकी बात के स्पष्टीकरण के बगैर ये दिल्ली में कोई रैली नहीं कर पाएगा। ये मुझे लाइव में अभी एक दर्शक ने, व्यक्तिगत जो मेरा परिचित है, ऐसे एक दलित नेता ने मैसेज किया। मैं आशा करता हूं कि हमारा कार्यक्रम लोगों तक पहुंच रहा है और लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। हम लगातार इस कार्यक्रम को आपके सामने लाइव लेके आते हैं रात को 8 से 9, इसका रिपीट होता है रात को 11 बजे, रात को 1 बजे और दूसरे दिन सवेरे 9 बजे। इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे फेसबुक पर। हमारे फेसबुक पर अब इसको 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस विषय पर चर्चा में सहभागी लिया है और ये संख्या और भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मुहिम रुक नहीं रही है। हम विभिन्न पहलू के साथ इसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे लेके आपके सामने रोज आ रहे हैं। कल फिर आएंगे नए मुद्दे के साथ। आज सारे अतिथियों ने, जितने लोगों ने, 5 अतिथि हमारे साथ लाइव में जुड़े रहे, उन सबका मैं आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इस विषय के साथ समय निकालने से भी बड़ी बात कि आपने सहमति जताई। आपके आभार के साथ, दर्शकों के आभार के साथ, सबको जय हिंद।